नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अदिति की वाणी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी मुझे उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के रहने वाले सत्यम मिश्रा जी ने भेजी है। ये कहानी एक मुर्दे की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह के वक्त जब बलविंदर सिंह जॉगिंग के लिए निकले तो घर से कुछ दूर आगे जाने पर ही उन्हें मेन रोड के किनारे पर एक बाइक लावारिस सी पड़ी हुई नजर आई। किसी अज्ञात हादसे की कल्पना करके उनकी रूह कांप गई और जब वे उस बाइक के समीप पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर उन्हें अपने अंदर से उल्टी आती हुई महसूस हुई। वहां का नज़ारा बेहद ही रक्तमय और दिल दहला देने वाला था। उनके सामने किसी नौजवान की खून से लथपथ और बुरी तरह से छत विछित लाश पड़ी थी। उसके जिस्म के तमाम हिस्से बुरी तरह से कट फट चुके थे और आसपास रक्त का तालाब सा बन चुका था। बलविंदर सिंह ने चीख पुकार कर अपने आसपास गुजर रहे लोगों को पास बुलाकर मामले से अवगत कराया। कुछ ही देर में वहां आसपास से गुजरने वाले लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई इस नज़ारे को देखकर अपना दिल थामने पर विवश हो गया। कुछ देर तक लोगों की पीड़ा भरी सिसकियां गूंजती रही। फिर बलविंदर सिंह ने एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से पुलिस को दुर्घटना की सूचना दी। तत्काल ही पुलिस दल घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस दल के नेतृत्व में एक 3 सितारा सीनियर इंस्पेक्टर रुस्तम सावंत की आगमन हुई, जिसके साथ उसका सहायक सब इंस्पेक्टर नीलेश जोशी तथा हवलदार भी पहुंचे थे। लाश और बाइक के प्रारंभिक मुआयने के पश्चात पता चला कि बीती रात बाइक सवार का किसी बड़े वाहन से जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। यह भीषण एक्सीडेंट ही बाइक सवार की मौत की वजह बना। जोशी द्वारा लाश की विभिन्न एंगल से तस्वीरें ली गई। आसपास जांच करने पर इंस्पेक्टर सावंत को एक बड़े ट्रक के टायरों के निशान मिले, जो साफ साफ अपने द्वारा किए एक्सीडेंट की चुगली खाते हुए नजर आ रहे थे। फिर सावंत की नजरें लाश पर गई। एक पल के लिए तो सावंत के चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव आए, फिर तत्काल ही गायब होकर उसका स्थान व्यावसायिक कठोरता ने ले लिया। वह नाक पर रुमाल रखकर पुनः बॉडी की ओर झुका। लाश का चेहरा मंजिलों ऊपर से फेंके गए तरबूज की भांति फटकर चिथड़ों में तब्दील हो चुका था। इसीलिए उसके चेहरे को देखकर किसी भी कीमत पर शिनाख्त नहीं की जा सकती थी। कपड़ों और वेशभूषा से वो कोई रईस ज़्यादा ही मालूम हो रहा था। उसके कपड़ों की तलाशी ली गई, जिसमें से मृतक का आधार कार्ड बरामद हुआ, जिसकी सहायता से पुलिस ने मृतक की पहचान शांति नगर निवासी आनंद के तौर पर की। एकाएक भीड़ में कानाफूसी का शोर बढ़ने लगा। कुछ एक लोग आगे बढ़कर लाश को आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगे। इंस्पेक्टर के मुंह से मृतक का नाम सुनकर आसपास जमा कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया था। सावंत ने आनंद के घर पर उसकी मौत की सूचना दी। कुछ देर बाद ही मृतक के परिजन, जो कि उसके माता पिता और भाई बहनोई थे, घटनास्थल पर आ पहुंचे। आनंद की लाश देखकर सभी दहाड़े मार मार कर रो पड़े। बूढ़े माँ बाप की आंखों के सामने उसकी जवान और इकलौते बेटे की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। परिवारजन के करुणा विलाप से माहौल गमगीन हो चला। सभी की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इंस्पेक्टर सावंत ने फिलहाल उनसे किसी किस्म का कोई सवाल पूछना उचित ना समझा। इसके पश्चात
केस की पूर्ण जांच हेतु आनंद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। इंस्पेक्टर सावंत ने सुषमा जी और विशंभर जी को आश्वासन दिया कि उनके बेगुनाह बेटे आनंद के कातिल जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और कानून उसे जरूर सजा देगी। उसी रात हवा का एक तेज झोंका मॉर्ग में दाखिल हुआ और बिना किसी अवरोध के सीधे लाश नंबर 47 से जाकर टकराया। हवा के इस वार का थपेड़ा खाकर लाश पर लिपटा कफन उससे जुदा होकर दूर जा उड़ा। यह आनंद की लाश थी जो उस घड़ी देखने भर से ही बेहद डरावनी और भयानक नजर आ रही थी। उसका चेहरा कब्र फाड़ कर निकल आए मुर्दे सा खौफनाक मालूम हो रहा था। अभी तक तो वो मुर्दा जिस्म पूर्णतः बेजान पड़ा था, लेकिन ज्यादा वक्त तक जड़ की उस अवस्था में न रह सका। अचानक ही उसकी उंगलियों में हरकत हुई। उसके बाद उसके होठों से गर्म सांसें निकली और फिर एक झटके से उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। इसी के साथ ही बाहर आसमान में व्याप्त अंधेरे का सीना फाड़ती हुई जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़की। इस वक्त वो आंखें ना होकर बिजली के नन्हे नन्हे 2 बल्ब ही नजर आ रहे थे, जिनमें मौत से भी ज्यादा खतरनाक इरादे गर्दिश कर रहे थे। धीरे धीरे उसका मुर्दा जिस्म स्ट्रेचर से उठा और उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। फिर उसके दोनों पैर बड़े ही रहस्यमय अंदाज से पीछे की ओर मुड़ने लगे। अगले ही पल उसके पैर के पंजे उसके पैरों में विपरीत दिशा में नजर आ रहे थे। उसके जिस्म से फूटती सड़े मांस की बदबू से सारा मॉर्ग भर चुका था। मुर्दा धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके चाल में किसी लंगड़ाते इंसान जैसी ही लड़खड़ाहट विद्यमान थी। दरवाजे से बाहर निकलकर उसने एक दृष्टि वहां के वॉचमैन मुंशी पर डाली, जो उस घड़ी दुनिया जहान से बेफिक्र अपनी बिना हाथ वाली लकड़ी की कुर्सी पर सोया पड़ा था और रह रहकर रात के सन्नाटे में अपने खर्राटों की दखल पैदा कर रहा था। फिर उसने अपनी नजर सामने दौड़ाई, जहां इस वक्त गहरा अंधेरा फैला हुआ था। अपने पैरों को घसीटता हुआ वो मुर्दा ऐसा बढ़ता चला गया मानो उसके लिए वहां गहरा अंधकार का कोई महत्व ही ना रहा हो। रह रहकर उसके गले से गुर्राहट और एक अजीब सी दिल दहला देने वाली मध्यम सी आवाज निकलती रही। रास्ते में उसे देखने वाले कुत्ते और अन्य जानवर बुरी तरह से भौंक और चिल्ला रहे थे, लेकिन मुर्दा कानों में तेल सा डाले आगे बढ़ता रहा निर्विघ्न। एक रहस्यमय शख्स जो चमचमाती हुई सी फिएट कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था और उसने ट्रक ड्राइवर शमशेर थापा को नोटों की गड्डी दी। ट्रक ड्राइवर ने 2000 के नए नोटों की 4 गड्डियां हासिल की और उन्हें चूमकर एक वैसे किस्म का ठहाका लगाया। कुछ देर तक वो इसी कदर हंसता रहा, फिर स्वयं ही उसने अपनी हंसी पर ब्रेक लगाया और कार सवार से मुखातिब हुआ। उसने अपने कद्रदान को होठों पर एक कुटिल मुस्कान सजाकर सलाम ठोका और कार से कुछ परे हट गया। कार सवार ने सिर हिलाकर उसका सलाम कबूल किया और कार स्टार्ट की। फिएट के इंजन ने रात के सन्नाटे का गला घोटा। कार बैक हुई और अगले चंद सेकंड बाद ही धूल के गुब्बार उड़ाती हुई एक दिशा में गुम होती चली गई। शैतानी ठहाके लगाता, पंजाबी गीत गुनगुनाता, खुशी से झूमता हुआ शमशेर उस नितांत
सुनसान जंगली इलाके में खड़े अपने ट्रक के निकट पहुंचा। अब तक वो नोटों की गड्डियां अपनी जेब में ठूस चुका था। यहाँ से निकलकर अब सबसे पहले उसका हाईवे वाले ठेके पर जाने का पूर्व निर्धारित प्लान था। इसके बाद वह अपनी माशुका चंपाकली के आगोश में रात गुजारी करने के फुल मूड में था। वह अपनी ट्रक में चढ़ने को आगे हुआ कि किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस करके वो चौंक पड़ा। किसी अज्ञात भावना से उसका दिल गेंद की भांति उछलकर हलक में अटक गया। वह डरते हुए धीरे धीरे पीछे पलटा। सामने पड़ने वाली सूरत को देखकर उसकी समस्त सिराओं में प्रभावित होने वाला लहू बर्फ की भांति जमता हुआ सा महसूस हुआ। क्षण भर के लिए चेतना लुप्त हो गई और जिस्म में कपकपी छूट गई। उसके सामने आनंद की लाश खड़ी मुस्कुरा रही थी, जीती जागती लाश जिसके संपूर्ण जिस्म से कटे फटे मांस के लोथड़े लटक रहे थे। खून रिस रिस कर जमीन चूम रहा था। उसके बदन से सड़े मांस की गंध आ रही थी। आंखों में वैसी ही अजीब सी पाशविक चमक मौजूद थी जो अक्सर रात के वक्त जानवरों की आंखों में नजर आया करती है। और इस वक्त उसी लाश ने अपना एक हाथ शमशेर के कंधे पर रखा हुआ था। शमशेर उसे अच्छी तरह से पहचान चुका था। वो आनंद ही था, वही आनंद जिसे उसने बीती रात अपने ट्रक से एक्सीडेंट करके मार डाला था। और फिर अगले ही पल कहर टूटा। लाश के पंजे का दबाव शमशेर की गर्दन पर कस चला और मुर्दे के हलक से बहुत ही गर्जदार आवाज निकली, क्यों मारा मुझे? आवाज इतनी भयानक थी कि सुनते ही शमशेर की रूह कांप गई। उसके होठ फड़फड़ाए और उसमें से घुटे घुटे से कुछ शब्द बरामद हुए। वो उसके कहने पर। इसके बाद शमशेर ने दहशत के नौके में गोता लगाते हुए जो भी कुछ कहा, उसे सुनने के पश्चात मुर्दे की आंखों की चमक और भी तीव्र हो गई। अगले ही पल उस जंगली इलाके में ट्रक ड्राइवर शमशेर की दिल दहला देने वाली आखिरी चीखें गूंज रही थी। खौफनाक सन्नाटे का कत्ल करती वो चीखें आसमान में कड़कने वाली बिजलियों के शोर को भी मात दे रही थी। थोड़ी देर बाद ही वहां पहले की तरह ही सन्नाटा पसर गया, मौत के बाद का सन्नाटा। तकरीबन आधे घंटे बाद जब मॉर्ग के वॉचमैन बंसी की नींद खुली तो वो मॉर्ग में एक चक्कर मारने के इरादे से अपने सिर पर रखी टोपी संभालता हुआ शराब के नशे की हालत में भीतर दाखिल हुआ। वो इस समय शराब के नशे में बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था। ना चाहते हुए भी उसके कदम आड़े तिरछे पड़ रहे थे। वह दोनों ओर स्ट्रेचर पर रखी लाशों के बीच की जगह में घुसा और लाशों पर एक नज़र करता अनिच्छापूर्वक अपनी नामुराद ड्यूटी को भुगतता हुआ वो आगे बढ़ता रहा कि तभी अचानक उसे ठिठक जाना पड़ा। उसके लड़खड़ाते कदम टिक गए। होश भी कुछ हद तक आ ही गया। आंखें दायरे से चौड़ी हो गई। सामने विधवा की मांग सा सूना पड़ा स्ट्रेचर उसके विस्मय का कारण बना था। स्ट्रेचर से लाश गायब थी। आज सुबह ही तो एक लाश लाई गई थी, फिर कहाँ गायब हो गई? उसने मन ही मन सोचा। जवाब भी लाश की माफिक गायब थी। ये आनंद की लाश वाला स्ट्रेचर ही था। बंसी के होश गुम, नशा गायब हो गया। लाश गायब होने के नज़ारे ने
उसकी रूह फना कर दी। उसने सारा मॉर्ग तलाश लिया, परंतु लाश ना मिलनी थी ना मिली। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज हुआ। अब क्या होगा? पूछताछ के दौरान बड़े डॉक्टर को क्या मुंह दिखाएगा, सोचकर ही उसके गले की घंटी उछली। वो हड़बड़ी में दीनू के पास पहुंचा, जो उस घड़ी मॉर्चरी के पहलू में बने टूटे फूटे स्टाफ रूम में नशे में डूबा टांगे फैलाया सोया पड़ा था। दीनू वही मॉर्चरी में ही बंसी के साथ काम करता था। बंसी ने उसे झंझोरते हुए उठाया। वो आंखें मलता हुआ उठा और बड़बड़ाया। जब बंसी ने उसे गाल पर हल्का सा तमाचा जड़ा तो वो होश में आया। दीनू ने पूछा, क्या हुआ है? तो बंसी ने पूरा मुकम्मल किस्सा बयान किया। एक बार तो उसे अपने दोस्त बंसी की बात पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब उसने मिचमिचाती आंखों से बंसी के डरे हुए चेहरे का निरीक्षण किया तो वो उसे सच बोलता लगा। उस घड़ी बंसी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। इस खबर ने खुद दीनू के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने उठने की कोशिश की, किंतु सोने से पहले किए गए नशे की अधिकता की वजह से वो वहीं लुढ़क गया। दीनू को संभालते हुए ही बंसी को 15 मिनट लग गए। बड़ी मुश्किल से उसे लेकर वो मॉर्ग में दाखिल हुआ, जहां पर कुछ देर पहले आनंद की लाश कुछ इस तरह से गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग। वहां पर नजर पड़ते ही एक बार पुनः बंसी की आंखें हैरत के मारे फट गई। आनंद की लाश पहले की तरह ही स्ट्रेचर पर लेटी सो रही थी, पूर्णतः निष्प्राण। पर उसके ऊपर लिपटने वाला कफन जरूर धरती पर अपेक्षित सा गिरा पड़ा था। क्या मुर्दा उसके साथ खेल रहा था? यह सवाल हथौड़े की तरह उसके दिमाग से टकराया। अगले ही पल बंसी होश गुम हुए शराबी की तरह जमीन पर जा गिरा। अब दीनू काफी हद तक अपने होश में आ चुका था और इस बार वो बंसी को संभाल रहा था। अगली शाम जब इंस्पेक्टर सावंत, सब इंस्पेक्टर जोशी और एक हवलदार के साथ आनंद के बंगले पर पहुंचा तो घर के सभी सदस्यों को गम के सागर में डूबा हुआ पाया। बंगले के विशाल हॉल में आनंद की एक बड़ी सी तस्वीर लगाई गई थी, जिस पर फूल माला चढ़े थे और अगरबत्ती धूप की ताजी सुगंध से घर भरा हुआ था। युवा पुत्र आनंद की मृत्यु की वजह से परिवार के सभी सदस्यों, माँ, बाप, बहन, बहनोई के चेहरे पर भारी दुख और दर्द के बादल छाए हुए थे। सुषमा जी के चेहरे को देखकर मालूम हो रहा था कि पिछले सारे दिन से वह रोती रही हैं। कुछ ऐसा ही या इससे जरा कुछ कम दुर्दशा विशंबर जी का भी था। उनकी आंखों में आंसुओं की नमी नहीं थी, अपितु वो भी भीतर से काफी हद तक टूट चुके थे। पुलिस के आने पर सभी का ध्यान आनंद की ओर से हटकर इंस्पेक्टर सावंत पर गया। सावंत उनके निकट आकर ठिठका। उसके कठोर चेहरे पर इस घड़ी दुखी परिजनों के प्रति अपार सहानुभूति के भाव प्रकट हो रहे थे। अपनी पुलिस की ड्यूटी करते हुए उसे 20 साल से ऊपर हो गए थे और उसे ये अब तक का सबसे कठिन काम लगता था कि किसी मासूम को उसके किसी अपने के मौत की सूचना देना, मजबूरन दुख की कठिन घड़ी में उससे पूछताछ जैसा नामुराद कार्य करना। पहले तो उसे समझ न आया कि वार्तालाप का आरंभ कहाँ से किया जाए। फिर विशंबर जी ने खुद ही उससे सवाल किया और उससे तहकीकात की प्रोग्रेस के विषय में पूछा। इस सवाल पर सावंत ने उन्हें आश्वासन दिया
कि जांच अभी चल रही है और शीघ्र अतिशीघ्र ही आनंद का एक्सीडेंट करने वाला हत्यारा, वो ट्रक ड्राइवर, पकड़ा जाएगा। सावंत ने बताया कि घटनास्थल के पास एक ज्वेलरी शॉप पर लगे सीसीटीवी में दुर्घटना की मुकम्मल फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, जिससे पता चला कि आनंद का एक्सीडेंट एक बड़े ट्रांसपोर्ट कंपनी में चलने वाले ट्रक ने किया था। वो एक्सीडेंट इतना भीषण था कि आनंद को मरने से पहले तड़पने का भी अवसर हासिल न हुआ। ट्रक उसके जिस्म से गुजरता हुआ उसे पापड़ की तरह पीसता हुआ भाग निकला। सीसीटीवी की फुटेज से साफ पता चला कि ट्रक ड्राइवर चाहता तो इस एक्सीडेंट को होने से बचा सकता था, परंतु उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसका असल उद्देश्य ही एक्सीडेंट में आनंद की जान लेना था। ट्रक की नंबर प्लेट पर भी कीचड़ लगे होने की वजह से उसके विषय में ज्यादा कुछ जानकारी भी हाथ ना लगी। सावंत की तहकीकात प्रोग्रेस और उसके जवाब सुनकर किसी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव ना आए थे। फिर सबसे पहले सावंत ने विशंभर जी और सुषमा जी से पूछा कि क्या अपने जीवन काल में उनके पुत्र आनंद की किसी से कोई झगड़ा या कोई रंजिश थी जो उसके कत्ल के इरादे से जानलेवा एक्सीडेंट करवा सकता। तो इस सवाल पर सुषमा जी ने बताया कि उनका बेटा आनंद तो बहुत ही नेक दिल और मिलनसार स्वभाव का लड़का था। इस दुनिया में उसका ऐसा कोई दुश्मन ना था जो उससे इस हद तक बैर रखे हो कि उसकी जान लेना चाहता हो। इसी के साथ सावंत ने ऐसे अनेक सवाल जवाब तलब किए जिनके उत्तर देते देते पति पत्नी दोनों भावुक हो चले। अपने जवान बेटे के इस तरह से छोड़कर चले जाने की बात दोनों के लिए बर्दाश्त के बाहर साबित हुई। एकाएक सुषमा जी के सब्र का पैमाना छलक ही पड़ा और अपने अजीज मरहूम बेटे आनंद को याद कर वो फूट फूट कर रो पड़ी। उनकी आंखों से आंसुओं के झरने बह निकले। विशंबर जी अपनी बीबी को समझाने लगे तो सावंत आनंद की बहन मंजरी और बहनोई मंगेश की ओर मुखातिब हुआ। दोनों की शादी हुए अभी साल भर ही हुए थे और दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे कि अचानक इस दुखदाई घटना से सामना पड़ा। मंजरी भी अपने मरहूम भाई से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए आनंद का जाना उसके हृदय के लिए बहुत दुखदाई था। वो भी मानसिक द्वंद्व से गुजर रही थी और उसका पति मंगेश उसे समझा रहा था, संभाल रहा था। सावंत ने दोनों से आनंद के बारे में अनेक सवाल किए, जिसके जवाब दोनों ने अत्यंत संक्षिप्त रूप में उदास भाव से दिए। जोशी के पूछने पर मंजरी ने उन्हें आनंद के कुछ ऐसे दोस्तों के नाम बताए जो पुलिस को आनंद के घर की बाहरी जीवन शैली के विषय में काफी कुछ बता सकते थे। सामान्य पूछताछ के बाद सावंत वहां से रवाना हुआ। इसके पश्चात सावंत ने उन सभी लोगों से पूछताछ की जिनके नाम मंजरी ने आनंद के दोस्तों के तौर पर उसे बताए थे। सभी से पूछताछ के दौरान सावंत को बुल्ली नाम के एक लड़के से एक ऐसा नाम मिला जो आनंद का खास यार हुआ करता था। जीवन नाम का ये लड़का आनंद के लंगोटिया दोस्त के तौर पर सभी में प्रसिद्ध था और सबका कहना था कि जीवन आनंद का स्कूल टाइम का दोस्त था और उसकी जिंदगी के अच्छे बुरे समय और उससे जुड़े दोस्त दुश्मन जैसे लोगों के बारे में काफी कुछ बता सकता है। अब सावंत का अगला पड़ाव था जीवन। सावंत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो रात के 11 बजने के संकेत मिले। उसने जोशी को बोलकर बुल्ली से जीवन का एड्रेस अपने पास नोट कर लेने को कहा और सुबह होते ही जीवन से मिलने का प्लान बनाया।
रात में पसरे सन्नाटे को भंग करते हुए अचानक ही हवाओं ने तूफान का उग्र रूप धारण कर लिया। हवाएं इतनी तेज थी कि ऐसा लगा कि दूर कहीं प्रलय आ गई हो। चारों तरफ धूल और मिट्टी के बवंडर से उड़ उड़कर आसमान की सल्तनत पर अपना शीश उठाने की गुस्ताखी करने लगे। मॉर्ग की समस्त लाइटें स्वतः ही जलने बुझने लगी और वहां मौजूद सभी खिड़कियां तेज हवा के थपेड़े खाकर भयंकर शोर पैदा करते हुए अपने आप ही खुलने बंद होने लगे। खिड़कियों के टकराने का शोर इतनी तेज था कि कान के पर्दे फट जाएं। दूर कहीं भेड़िए और सियार जैसी शैतानी निशाचर जानवर मुंह ऊपर उठाकर अशुभ संकेत देने लगे। ऐसे खौफनाक माहौल में अचानक ही लाश नंबर 47 की बल्ब सी जलती आंखें खुल गई और उसका दाहिना हाथ ऊपर उठ गया। इसके बाद धीरे धीरे वो लाश स्ट्रेचर से उठी। उसके चेहरे पर लिपटे कफन नीचे गिरकर उसकी भयानक शख्सियत को बेनकाब कर दिया। वो वही लाश थी, आनंद की लाश, जो देखने भर से ही बेहद घृणित और दहशत खेज नजर आ रही थी। उसके जिस्म से फूटती वो सड़े मांस की गंध माहौल का जी खराब कर देने पर आमादा थी। सफेद ट्यूबलाइट सी चमकती लाश की आंखें आसपास के स्ट्रेचर पर रखे हर एक लाशों का निरीक्षण कर रही थी। उसकी आंखों से उस घड़ी ज्वाला सी बरस रही थी। चेहरे पर कहर बरसाने वाले अंदाज स्थापित थे। हाथों के बढ़ चुके नाखून और उल्टे हो चुके दोनों पैर, ये सब उसके वजूद को डर की अंतिम सीमा तक भयानक बना रहा था। वह मुर्दा धीरे धीरे उठा स्ट्रेचर से, जिंदा लाश का मुकम्मल जिस्म रिसते हुए खून और कटे फटे मांस के लौथड़े से विकृत और खौफनाक बन पड़ा था। तभी मॉर्ग का मुख्य द्वार खुला और बंसी हाथों में बड़ी सी टॉर्च थामे उबासी लेता हुआ भीतर दाखिल हुआ। अचानक ही उठे तूफान के तमाचे खाकर उसकी गहरी नींद टूट चुकी थी और वो लाशों पर नजर मारने के इरादे से वो भीतर दाखिल हुआ था। आज उसने रोज की तरह शराब नहीं पी रखी थी। बीती रात होश आने पर उसने जब उस घटना का जिक्र अपने सीनियर स्टाफ और डॉक्टरों से किया था तो किसी को उसकी बातों पर रत्ती भर भी एतबार ना आया था। सबने इस घटना को उसके मन का वहम करार देकर उसे ड्यूटी के वक्त ज्यादा शराब ना पीने की हिदायत दी थी। वो अभी तक इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसकी आंखों देखी बात सच थी या डॉक्टर द्वारा कहे गए उसके वहम की बात। क्या सचमुच बीती रात मुर्दा स्ट्रेचर से गायब नहीं था? क्या सचमुच ये उसका वहम था? क्या वाकई मुर्दा उसके साथ कोई खेल नहीं खेल रहा था? ऐसे तमाम सवालात सारे दिन उसके दिमाग से टकराते रहे। वो आजकल कुछ परेशान भी रह रहा था। दरअसल यहाँ लाई जाने वाली कुछ लाशों के पास कई बार कुछ कीमती चीजें भी बंसी को मिल जाती थी, जो तहकीकात के दरमियान या घटना स्थल पर पुलिस की निगाहों का मरकज नहीं बन पाती थी। इसी बात का फायदा बंसी को मिलता था। वह कीमती सामान, अंगूठी वगैरह लाश के पास से निकालकर उसे बेच देता था और उन पैसों का खूब मुर्ग मसल्लम उड़ाता था और दारू पार्टी में लगा रहता था। वह तो दीनू को कहा करता था कि यदि उसका बस चले तो वो लाश बेचकर दारू पिए, पर अब इन दिनों ऐसा नहीं था। आज दिन भर उसने टेंशन में बिताया था, लिहाजा आज शाम अर्थात रात की ड्यूटी से पहले उसने घूंट भी नहीं लगाया। बंसी ने
भीतर कदम रखा। इस बार सबसे पहले उसकी नज़र वहीं गई जहां जाने पर पिछली रात उसके होश उड़ गए थे और वो बेहोश हो गया था। आज सामने का नज़ारा पड़ते ही उसके हाथों से टॉर्च छूटकर जमीन पर जा गिरा और उसके कंठ से चीख फूट पड़ी। उसकी आंखों के सामने जीती जागती लाश खड़ी मुस्कुरा रही थी, जो देखने भर से ही बेहद डरावनी नजर आ रही थी। मारे खौफ के बंसी के पसीने छूट गए। उसे अपना दिल जवाब देता सा महसूस हुआ। वो दोबारा मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, किंतु उसके गले से आवाज ही नहीं निकल सकी। बंसी ने भागने के लिए कदम बढ़ाए कि लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इससे पहले कि वो संभल कर उठता, लाश के पंजे ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपना लोहे सा सख्त सिकंजा कस दिया। सिंह के चंगल में फंसे हिरन की तरह ही फड़फड़ाया बंसी। उसके गले से मौत की घुटी घुटी सी चीख बाहर हुई। इसके पश्चात उसे ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत न आई। शैतान ने अपने बढ़ चुके दांत उसकी गर्दन पे धंसा दिए। बंसी के कंठ से निकलने वाली अंतिम चीख ने पूरे मॉर्ग का कलेजा दहला दिया। थोड़ी देर बाद जब बदहवास सा दीनू दौड़ता भागता वहां पहुंचा तो उसे अपने साथ ही बंसी की लाश के ही दर्शन हुए। बंसी की लाश आंखें फाड़े मॉर्ग के प्लास्टर उधड़ी हुई छत की ओर ऊपर ही घूर रही थी। दीनू ने स्ट्रेचर पर से गायब शव को देखा तो उसे अपनी चेतना लुप्त होती महसूस हुई। अगले क्षण ही वो धुत शराबी की भांति लहराकर जमीन पर ढेर हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये कहानी अभी अधूरी है। आगे का भाग जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मेरी कहानियों को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।